मई जून 2023 का पेपर है ये, और वेरिएंट है 21। ठीक है, केस स्टडी के लिए आप एलोकेट करोगे सिर्फ अपने पास 45 मिनट्स। अच्छा, तो केस स्टडी पहले रीड आउट कर लेते हैं। और केस स्टडी हमें ऐसी पढ़नी है कि हमें केस स्टडी मार्क करते करते पढ़नी है, और इस तरीके से पढ़नी कि हमें दोबारा इसको रीड आउट करने की नीड ना हो। तो सोर्स मटेरियल, इज देयर अ फ्यूचर फॉर ऑस्ट्रेलियन कोल? Population 25.8 million, forecasted at 27.1 million. Labor force is 14 million. 2026 में forecasted है 14.8 million. Number unemployed है 0.56 million, और forecasted है कि 0.62 million हो जाएंगे। इसका मतलब लगता है कि शायद ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट निकालने को बोलेगा। ठीक है, जीडीपी 1618 बिलियन। ठीक है, फोरकास्टेड है 2017 बिलियन। गवर्नमेंट बजट बैलेंस है -3.2% ऑफ जीडीपी। बजट बैलेंस क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट रेवेन्यू का डिफरेंस। ठीक है, चल। ऑस्ट्रेलिया इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोल। मोस्ट कोल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज इमिटेड। मतलब ये एक्सटर्नल कॉस्ट आ गई। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सटर्नल कॉस्ट। अच्छा, global demand for coal has declined in recent years as countries have tried to reduce pollution. There has been a switch to, for example, gas, offshore wind, and solar panels. Sorry, solar power. Coal is mined in each of Australia's 6 states, but most is mined in Queensland and in New South Wales. In Queensland, some of the firms are very large. Those firms employ both low paid, unskilled workers and high paid specialist mining engineers, site managers, and accountants. The firms use the latest excavators, mining drills, crushing equipment, earth movers, drones to detect maintenance issues. Coal can be stored to meet changes in market conditions, but storage cost can be high. It can also take years to construct a new coal mine. Table 1.1 shows the output and the consumption of the 7 largest producers in 2020. तो आउटपुट दिया हुआ है और कंजम्पशन दी हुई है ऑफ कोल की, और कंट्री का नाम दिया हुआ है। सही, आउटपुट और कंजम्पशन। मतलब आउटपुट आप कितना बना रहे हो, कितना कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, और आप कितना कंज्यूम करते हो। ठीक है, चलो सही है, तो ये देख लेते हैं। चाइना, सही है। अच्छा, देख लेते हैं जो जितना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है क्या उसकी कंजम्पशन भी उतनी ज्यादा है। देखते हैं। ठीक है, कि मतलब सबसे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है चाइना, उसकी कंजम्पशन भी सबसे ज्यादा है। सबसे कम कौन कर रहा है? सबसे कम साउथ अफ्रीका कर रहा है, लेकिन उसकी कंजम्पशन सबसे कम नहीं है, सबसे कम ऑस्ट्रेलिया की है। चलो देखते हैं, मतलब इसमें क्या दिखता है, देखते हैं फिर सवाल क्या आता है, उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं। Global coal production has fallen in recent years, with most countries switching to renewable sources of energy. However, there are some countries, तो global coal production गिर गई है। ठीक है, there are some countries where coal production is set to increase. These are plans in both Australia and India, for example, to open new coal mines. The Indonesian government sets a maximum price on coal to encourage the country's power station to use it. Maximum price मतलब below the equilibrium. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैक्सिमम प्राइस नाम आता है मैक्सिमम, बच्चे इसको इक्विलिब्रियम के ऊपर लगाते हैं। बेटा नहीं, मैक्सिमम प्राइस मतलब इस प्राइस के ऊपर नहीं जा सकता। इसका मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइस गिराने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब मैक्सिमम प्राइस की जो पॉलिसी है वो इक्विलिब्रियम के नीचे इम्पोज होगी। द ऑस्ट्रेलियन कोल इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। There are, however, other influences on Australia's government budget balance, including changes in tax rates and state support for some of the country's industries. ये हमने केस स्टडी पढ़ ली। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज वन मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, अब वन मार्कर क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट ऑस्ट्रेलियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2021। 2021 में ऑस्ट्रेलिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है 2021 में? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि नंबर, देखो पहले तो अनएम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। बच्चे क्या करते हैं, पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। ये पॉपुलेशन इसलिए तो दी हुई है ताकि आप कंफ्यूज हो, ताकि आपका गलत आंसर आए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अनएम्प्लॉयड रेट का मतलब है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स।
ठीक है, तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड 2021 लिखा हुआ है, ये भी देख लिया करो, ईयर कौन सा लिखा हुआ है, 2026 तो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमेशा चेक कर लिया करो। तो 0.56 डिवाइडेड बाय, तो अब ये करोगे 0.56 नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड लोग डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100, अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपका आ गया 4%। ठीक है, तो ये 1 मार्क की कैलकुलेशन थी, आप डायरेक्ट 4% लिख दोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वर्किंग ना भी शो करो तो ठीक है, क्योंकि एक ही मार्क का है, अगर आंसर गलत होगा तो पूरे ही चले जाएंगे। हाँ, अगर ये 2-3 मार्क का होता, ठीक है, तो वहां पे कैलकुलेशन दिखा दिया करो, क्योंकि अगर आंसर गलत होगा तो आपको स्टेप्स के मार्क्स मिल सकते हैं, देर आर चांसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अपने 4% डायरेक्ट लिख दिया, ज्यादा टाइम अपना नहीं वेस्ट करना है। उसके बाद आइडेंटिफाई टू सब्सटीट्यूट फॉर कोल। अच्छा, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, खुद लिख देते हैं, देखो पीछे लिखा हुआ होगा, वो बोल रहे थे global demand for coal has declined in recent years as countries have tried to reduce pollution. There has been a switch to, for example, gas, offshore wind and solar power. बात समझ में आई? तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कोल का सब्स्टिट्यूट पीछे ही लिखा हुआ है, तो आपको खुद नहीं लिखना है, खुद लिखोगे गलत हो जाएगा। यहाँ पे केस स्टडी से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया, टू सब्स्टिट्यूट्स होगा, गैस लिख सकते हो, ठीक है, और सोलर पावर लिख सकते हो, या फिर आप वो मेरे ख्याल से विंड भी था ना, ऑफ शोर विंड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एनी टू। अच्छा अच्छा, तो दो लिख देना, तीनों नहीं लिख देना बेटा। तो आइडेंटिफाई टूर करना है, बस डायरेक्ट नाम लिख दिया, कोई भी तीनों में से दो लिख दिया, एनी टू ऑफ द थ्री। ठीक है, तो आपको मार्क्स मिल गए। तो देखो 1 मार्क भी आसान हो गया, 2 मार्क भी आसान हो गए, 3 मार्क मिल चुके। एक्सप्लेन वन इकोनॉमी ऑफ स्केल दैट कुड बेनिफिट अ कोल माइनिंग फर्म। तो कोल माइनिंग फर्म को कौन सी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकती है, इंजॉय कर सकता है। ठीक है, वैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं था, लेकिन आप गौर से देखो ना, लेटेस्ट एक्सकवेटर्स, ठीक है, माइनिंग ड्रिल्स, क्रशिंग इक्विपमेंट, मतलब टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज, जो टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल थी वो हो सकता है। स्पेशलिस्ट माइनिंग इंजीनियर्स हैं, इसका मतलब वो मैनेजेरियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ से तो डायरेक्टली इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कैसे लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो लेटेस्ट एक्सकवेटर्स वगैरह लिख देते हैं, वो ज्यादा आसान होगा। तो एक्सप्लेन करना है, तो आपने सबसे पहले तो बता दिया, सबसे पहले बता दिया लेटेस्ट एक्सकवेटर्स। ठीक है, इसका मतलब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इसका मतलब टेक्निकल, ईओएस मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फिर आपने बताया न्यू मशीन, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा मतलब एवरेज कॉस्ट कम, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल से लिंक भी कर देना बेटा, कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब एवरेज कॉस्ट का गिरना होता है, तो वो भी आपने लिख दिया। तो आपने बोला लेटेस्ट एक्सकवेटर्स यूज होंगे जिससे टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होगी, जिससे मतलब न्यू मशीन आएंगी, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब एवरेज कॉस्ट गिर जाएगी। अब आगे आ जाते हैं। देखो ये भी 2 मार्क, अगर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अच्छे तरीके से याद थी 5 टाइप्स, तो आपके लिए आसान था। अब आगे आ जाते हैं। अच्छा, एक्सप्लेन टू इन्फ्लुएंसेस, एक्सप्लेन टू इन्फ्लुएंसेस ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कोल। ठीक है, टू इन्फ्लुएंसेस आपको बताने कि भाई क्या असर हो सकता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कोल पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कोई पीछे है ना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर। ठीक है, तो ये बिल्कुल जनरल हो सकता है। अच्छा, बच्चे यहाँ पे क्या परेशान हो जाते हैं कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कोल आ गया, हमें तो पढ़ाया गया था फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। भाई ये वो भी यही है, वो भी यही है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फैक्टर्स, या फिर आ जाए इन्फ्लुएंसेस ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दोनों सेम है। और एक्सप्लेन टू है, इसका मतलब 4 मार्कर है। आप दो इन्फ्लुएंसेस लिखोगे, दोनों को एक्सप्लेन करोगे, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपने ये लिख दिया, बस। चलो जी, तो अब दो टू इन्फ्लुएंसेस लिखते हैं।
अब टू इन्फ्लुएंसेस आप क्या लिखोगे? आप पहला लिख सकते हो, आप पहला लिख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे थोड़ी सी हिंट दी हुई है आपको कि स्टोरेज कॉस्ट कैन बी हाई। तो आप ये लिख सकते हो, अगर स्टोरेज कॉस्ट हाई होगी तो भाई हम तो सेव कर ही नहीं सकते, उसको बचा ही नहीं सकते, तो मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन इलास्टिक होगी। उसके बाद ये भी आप लिख सकते हो कि कोल माइन बनने में देर लगती है, कोल बनने में देर नहीं, कोल माइन बनने में देर लगती है। तो फिर क्या होगा, कोल माइन बनने में देर लगेगी तो इतनी ज्यादा सप्लाई आसानी से नहीं बढ़ सकती, मतलब सप्लाई इन इलास्टिक होगी कोल की। ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली केस स्टडी में नहीं लिखा हुआ, डायरेक्टली ढूंढने पे नहीं मिल रहा, लेकिन आपका अगर टॉपिक सही से आपको रिवाइज होगा, सही से याद होगा, तो आपको मिल जाएगा। तो आप बोलोगे कि स्टोरेज एक्सपेंसिव है। अगर स्टोरेज एक्सपेंसिव है तो इसका मतलब स्टोर करना डिफिकल्ट है, तो इसका मतलब स्टोर नहीं करेंगे, इसका मतलब सप्लाई इन इलास्टिक। अच्छा, जब दूसरे पे आ गए फिर आप बोलोगे न्यू कोल माइंस टाइम कंज्यूमिंग, सप्लाई इंक्रीज में वुड टेक टाइम, सप्लाई इंक्रीज वुड टेक टाइम, मतलब सप्लाई इन इलास्टिक। ठीक है, ये दो इन्फ्लुएंसेस आपने बता दिए, आपके 4 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो ये भी अगर आपको सही तरीके से चैप्टर्स रिवाइज्ड हैं तो आपके लिए देखो केस स्टडी कितनी आसान चलती रह रही है। आगे आ गए, ड्रॉ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम टू शो हाउ सेटिंग अ मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस विल अफेक्ट द मार्केट। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ड्रॉ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम बोला हुआ है, कहीं भी नहीं बोला हुआ एक्सप्लेन करो, कहीं भी नहीं बोला हुआ एनालाइज करो। अगर ये बोले कि एनालाइज करो, अगर ये बोले एक्सप्लेन करो, तो फिर आप एक्सप्लेन करना और एनालाइज करना। ठीक है, जहां पे इसने एक्सप्लेन और एनालाइज का वर्ड नहीं यूज करा हुआ, इसका मतलब द ओनली थिंग यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन इज ओनली मेक अ डायग्राम। ठीक है, सिर्फ एक डायग्राम आपको ड्रॉ कर लेनी है, आपको कोई एनालिसिस, कोई एक्सप्लेनेशन, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। चल, आ जाओ, ड्रॉ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम टू शो हाउ सेटिंग अ मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस विल अफेक्ट द मार्केट। इसने आसान ही कर दिया, एग्जामिनर चाह ही नहीं रहा कि आप दोबारा बैठो, बता ही दिया कि मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस लगा लो। इतना अच्छा एग्जामिनर कहाँ मिलेगा आपको? डायग्राम बनाई भाई, 4 मार्क फ्री के फ्री। क्वांटिटी, अब क्वांटिटी ऑफ कोल आपको लिखना है तो लिख दो। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया प्राइस ऑफ कोल। ठीक है, प्राइस क्वांटिटी लिखोगे तो भी सही है। ये आपने बना दी डिमांड, ये आपने बना दी भाई सप्लाई, ये आपने बना दिया भाई इक्विलिब्रियम E1, ये आपने बना दिया भाई Q1, ये आपने बना दिया भाई P1। फिर आपने क्या करा भाई? फिर आपने लाइन बना दी, ये क्या होती है भाई? बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, P मैक्स, यहाँ पे लिख दिया मैक्सिमम प्राइस, वहां पे लिख दिया P मैक्स, यहाँ पे लिख दिया मैक्सिमम प्राइस। ठीक है भाई, उसके बाद ये आपने बता दिया कि भाई ये आपकी डिमांड हो गई। ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड हो चुकी है QD, ये आपकी क्वांटिटी सप्लाइड हो गई। देखो भाई, अगर मैं आपको समझाऊं, प्राइस गिरी, सप्लाई ये थी, प्राइस गिरने के बाद क्वांटिटी सप्लाइड ये हो गई। डिमांड का ये था, प्राइस गिरने के बाद डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड ज्यादा हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई है सप्लाई से, तो आप ये भी लिख देना शॉर्टेज, क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड से ज्यादा है क्योंकि प्राइस गिर गई। प्रोड्यूसर ने बोला भाई मैं नहीं बनाऊंगा,
कंज्यूमर बोल रहा है नहीं नहीं मुझे ज्यादा चाहिए, शॉर्टेज हो गई, कंज्यूमर ज्यादा मांग रहे, प्रोड्यूसर ने बनाने से मना कर दिया, शॉर्टेज, क्वांटिटी डिमांडेड इज एक्सीडिंग क्वांटिटी सप्लाई। 4 मार्क्स आपको मिल गए। अब आ जाते हैं एक थोड़े से डिफिकल्ट पार्ट है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको समझ लेते हो लिखना तो ये थोड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। पार्ट एफ, एनालाइज whether large coal producing countries are likely to be the net exporters of coal। ठीक है, अच्छा भाई ये क्या बोल रहे हैं, एनालाइज वेदर लार्ज कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर लाइकली टू बी नेट एक्सपोर्टर। सबसे पहले तो आपको समझना है जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, लार्ज कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है जो ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं, और आपको समझना है नेट एक्सपोर्टर। नेट एक्सपोर्टर का मतलब क्या होता है कि मैं जितना बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 कोल बनाया, मतलब 10,000 कोल एक्सट्रैक्ट करा, और मेरी कंजम्पशन है 8,000, मैंने एक्सट्रैक्ट करा 10,000, मेरी कंजम्पशन है 8,000, मतलब जो भी 2,000 का एडिशनल है वो मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो ये नेट एक्सपोर्टर है। मतलब जब आपका आउटपुट प्रोड्यूस्ड कंजम्पशन से ज्यादा हो, आपका आउटपुट प्रोड्यूस्ड कंजम्पशन से ज्यादा है, इसका मतलब आप नेट एक्सपोर्टर बन जाओगे। तो एनालाइज करो, अब एनालाइज किससे करो भाई, टेबल से करो। टेबल में अब देखते हैं जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है ना उनका क्या है। जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं वो हमें दिख रहा है ये रहे, तो हम यहाँ तक कंसिडर कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया तक, या आप नीचे भी चले जाओ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको दिखेगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, लार्जेस्ट 7 लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो आप पहले बोलोगे अगर मैं चाइना को देखूं, तो चाइना का क्या है भाई, चाइना का आउटपुट कम है, मतलब ये तो नेट एक्सपोर्टर नहीं है। फिर अगर मैं इंडिया को देखूं, ठीक है, तो वो भी नेट एक्सपोर्टर नहीं है, ठीक है। फिर मैं यूएस को देखूं तो वो नेट एक्सपोर्टर है क्योंकि उसका आउटपुट कंजम्पशन से ज्यादा है। फिर मैं जब ऑस्ट्रेलिया को देखता हूं तो वो भी नेट एक्सपोर्टर है क्योंकि उसका आउटपुट प्रोड्यूस कंजम्पशन से ज्यादा है। इंडोनेशिया का भी आउटपुट कंजम्पशन से ज्यादा है। रशिया का भी आउटपुट कंजम्पशन से ज्यादा है। साउथ अफ्रीका का भी जो आउटपुट है वो कंजम्पशन से ज्यादा है। सही है भाई, चल। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 5 मार्क। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया जो भी टेबल वाला क्वेश्चन होता है, जो भी टेबल वाला क्वेश्चन है, जो भी टेबल वाला क्वेश्चन है, आप हमेशा याद रख लो, हमेशा याद रख लो कि आपको यहाँ पे 3 चीजें लिखनी है टेबल वाले क्वेश्चन में। एक्सपेक्टेड आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है रिलेशन शोन बाय टेबल। ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटकम मतलब आपको क्या लगता है, तो हमने एक्सपेक्टेड आउटकम या फिर आप इसको बोलते हो एक्सपेक्टेड रिलेशन। तो एक्सपेक्टेड आउटकम या फिर एक्सपेक्टेड रिलेशन, रिलेशन शोन बाय टेबल। फिर आप बोलोगे आउटलायर। ये 3 चीजें आप याद रख लो टेबल वाले क्वेश्चन में, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। एक्सपेक्टेड आउटकम, आपको क्या लगता है कि सवाल पढ़ के आपको क्या लगता है, टेबल देखे बगैर एक्सपेक्टेड रिलेशन, एक्सपेक्टेड आउटकम का मतलब है टेबल देखे बगैर। एनालाइज वेदर लार्ज कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर लाइकली टू बी द नेट एक्सपोर्टर ऑफ कोल। भाई मैंने पढ़ा सवाल, मुझे ये बोल रहा है सवाल कि जो भी लार्ज कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होंगी वो क्या नेट एक्सपोर्टर होंगी। तो भाई अगर मैं टेबल नहीं देख रहा तो मेरे दिमाग में तो यही आएगा यार, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जाहिर जाहिर सी बात है यार, एक्सपोर्ट भी करती होगी कंट्रीज। ठीक है, जब ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं तो एक्सपोर्ट भी ज्यादा करता होगा, ठीक है, वो कंट्री। ठीक है, तो आपने क्या करा, एफ पार्ट में सबसे पहले आपने लिख दिया एक्सपेक्टेड आउटकम या रिलेशन। चलो, क्या आपने लिख दिया कि एक्सपेक्टेड आउटकम या रिलेशन would be positive that the large producers
would surely be net exporters because of more supply than local demand ऑफ कौन। कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो बड़े प्रोड्यूसर है ना कोल के, जो बड़े प्रोड्यूसर हैं कोल के, वो नेट एक्सपोर्टर ही होंगे, क्योंकि उनकी शायद सप्लाई, क्योंकि लार्ज प्रोड्यूसर है ना, तो उनकी सप्लाई डिमांड लोकल डिमांड से ज्यादा होगी, तो वो बचा हुआ माल का क्या करेंगे, बचे हुए माल को बाहर बेचेंगे। ये मुझे लगता है, मैंने अपना लगना बता दिया टेबल देखे बगैर। ठीक है, टेबल देखे बगैर जो हमने बताया वो एक्सपेक्टेड आउटकम या रिलेशन हो गया। अब हम आ जाते हैं किस पे, अब हम आ जाते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं, अब एक्सपेक्टेड रिलेशन की बात कर रहे हैं, अब हमें कौन सा रिलेशन दिखा रहा है टेबल। भाई देखो, 7 कंट्रीज का डेटा दिया हुआ है, जिसमें से मुझे ये दिख रहा है कि 7 कंट्रीज में से जो 5 कंट्रीज है, ठीक है, 2 कंट्री को हटाकर सारा डेटा मेरा वैलिड आ रहा है। कि भाई मुझे मुझे जो लग रहा था वही बात हो रही है, क्योंकि 7 में से 5 कंट्रीज ये ही डेटा दिखा रही हैं कि भाई जो आउटपुट है वो कंजम्पशन से ज्यादा है। इसका मतलब 7 में से जो 5 कंट्रीज हैं, चाइना और इंडिया को हटाकर ये जो 5 कंट्रीज हैं वो यही कर रही है, नेट एक्सपोर्टर्स है। तो 7 लार्जेस्ट में से 2 सिर्फ ऐसी हैं जो प्रोड्यूस कम कर रही हैं, और 5 ऐसी हैं जो प्रोड्यूस ज्यादा कर रही हैं। अच्छा, तो अब हमें बताना है कि भाई रिलेशन शोन बाय टेबल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड चीज पे आ गए, शोन बाय टेबल। अब रिलेशन शोन बाय टेबल पे क्या करते हैं भाई, रिलेशन शोन बाय टेबल पे अब आप क्या करोगे कि भाई आप बोलोगे मेजॉरिटी कंट्रीज, 5 आउट ऑफ मेजॉरिटी कंट्रीज, 5 आउट ऑफ 7 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स आर नेट एक्सपोर्टर्स, आर नेट एक्सपोर्टर्स। तो मेजॉरिटी कंट्रीज 5 आउट ऑफ 7 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है नेट एक्सपोर्टर की, दस पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन मतलब जिसका आउटपुट ज्यादा होगा वो एक्सपोर्टर ही है। ठीक है, अब वाई भी आपने बता दिया, वाई, वाई का भी जवाब दे देना है। वाई का क्या जवाब दोगे, वाई का क्या जवाब दे दोगे, ठीक है, क्यों कि प्रोडक्शन इज मोर देन दी लोकल डिमांड, this may be because of less factories in these countries। भाई ये बोल सकते हैं कि इनका पॉजिटिव रिलेशन है, ये जो 5 आउट ऑफ 7 कंट्रीज हैं, ठीक है, वो नेट एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा है लोकल डिमांड से, और ये इसलिए होगा कि शायद, ये इसलिए होगा कि शायद शायद इनके मुल्क में कम फैक्ट्रीज है। जब इनके मुल्क में फैक्ट्रीज ही कम है, तो भाई ये कंज्यूम कहाँ से करेंगी कोल, वो कोल जो भी बच जाता है उसको एक्सपोर्ट कर देती है। ठीक है, ये मतलब हो गया कि उनके पास फैक्ट्रीज इतनी नहीं होंगी। अब आ जाते हैं लास्ट, लास्ट अब आ जाते हैं लास्ट चीज पे जो आपके 5 मार्कर क्वेश्चन की है, दैट इज आउटलायर। आउटलायर का बार बार बताया था, लेकिन दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आउटलायर वो है, वो चीज है, वो कंट्री है जो रिलेशन को फॉलो नहीं कर रही। देखो, 7 में से जो 5 है, मतलब 5 आउट ऑफ 7 कंट्रीज रिलेशन को फॉलो कर रही हैं। सिर्फ 2 कंट्रीज जो हैं, चाइना और इंडिया,
वो नहीं कर रही। तो आउटलायर का मतलब यही होता है जो रिलेशन को फॉलो नहीं करे, जो मेजोरिटी चीजों को फॉलो नहीं करे। मतलब 5 कंट्रीज को ये फॉलो नहीं कर रहे, कौन? चाइना और इंडिया। तो आप बता दोगे कि चाइना एंड इंडिया आउटलायर हैं, क्योंकि ये नेट एक्सपोर्टर नहीं है बल्कि नेट इंपोर्टर हैं। नेट इंपोर्टर क्यों होंगे? क्योंकि भाई देखो ना, इनकी कंजम्पशन है 4215 की, लेकिन ये सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं 3640। मतलब जो भी ये डिफरेंस है वो ये क्या करते होंगे? इंपोर्ट करते होंगे, किसी और कंट्री से मंगवाते होंगे। इंडिया भी देखो, इसकी कंजम्पशन है 939 की, लेकिन आउटपुट प्रोड्यूस करती है सिर्फ 765। इसका मतलब किसी ना किसी से मंगाती होगी है। ठीक है, तो आउटलायर चाइना एंड इंडिया, इनकी कंजम्पशन आउटपुट से ज्यादा है, तो नेट इंपोर्टर है। कंजम्पशन आउटपुट से ज्यादा है, मतलब नेट इंपोर्टर। ठीक है भाई। अच्छा, अब आपने वाई लिख दिया, क्यों वाई लिख दिया? कंजम्पशन ऑफ कोल may be high because of more output or more, हाँ, more output नहीं, consumption of coal may be high because of more consumption of goods and services that would be produced by the factories। ठीक है, तो कंजम्पशन ऑफ कोल इनकी ज्यादा होगी क्योंकि ये कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी ज्यादा करते हैं, जो कि फिर फैक्ट्री बनाएगी, और फैक्ट्री बनाएगी तो कोल इस्तेमाल तो करेगी ना रॉ मटेरियल के तौर पे। ठीक है, अपनी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए। तो चाइना और इंडिया इसीलिए नेट इंपोर्टर होंगे, आउटलायर हैं। उनकी कंजम्पशन आउटपुट से ज्यादा है, वो जो कंज्यूम कर रहे हैं वो आउटपुट से ज्यादा है। इसका मतलब जिनकी वाई कंजम्पशन ऑफ कोल में भी हाई, जो कोल की कंजम्पशन है वो ज्यादा होगी, क्योंकि वो जो मुल्क है चाइना और इंडिया, वो गुड्स एंड सर्विसेज भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज को प्रोड्यूस भी ज्यादा करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कोल तो ज्यादा यूज होगा ही होगा। Discuss whether or not an increase in the size of, of its coal industry will benefit the Australian economy। 6 मार्कर है। ठीक है, 6 मार्कर में आपको 2 पॉजिटिव्स लिखने हैं, 2 नेगेटिव लिखने हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, याद रख लो। अच्छा भाई, जब कोल इंडस्ट्री बढ़ेगी तो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को क्या बेनिफिट्स होंगे या फिर नुकसान? तो भाई अगर बढ़ती है वो कोल की इंडस्ट्री, तो इसका मतलब आउटपुट ज्यादा होगा। एक, आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगी, मतलब इनकम्स बढ़ेंगे। सही है, इसका मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ जाएंगे। ये आपने लिख दिया। उसके बाद जब आउटपुट ज्यादा होगा, इसका मतलब फर्म के प्रॉफिट्स भी ज्यादा होंगे। जब फर्म्स के प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो वो टैक्सेस भी ज्यादा देंगी। जब वो टैक्सेस ज्यादा देगी तो गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ेगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बढ़ सकती है। ठीक है, ये लिख दिया। अब 2 मार्क्स नेगेटिव के। जब 2 मार्क्स नेगेटिव की बात आ रही है तो आप बोलोगे भाई अभी पीछे लिखा हुआ था, कोल की वजह से क्या होता है? कोल की वजह से पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन की वजह से हेल्थ खराब होती है। हेल्थ खराब होगी तो लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर की जो काम करने की प्रोडक्टिविटी है, लेबर की प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। ठीक है, ये आपने लिख दिया।
ठीक है, ये आपने सारी चीजें लिख दी। ठीक है, उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि भाई कोल की जो इंडस्ट्री है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पे लेबर को अच्छे से ट्रीट भी नहीं करा जाता, डेंजरस जॉब्स होती हैं, ठीक है, वो ऑड जॉब्स हैं। ठीक है, एक तो वहां पे आपके वर्किंग कंडीशन खराब होती हैं, और अक्सर माइनिंग्स में वर्कर्स बेचारे मर जाते हैं। ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि भाई आज हमने सारा इस्तेमाल कर दिया तो कल के लिए क्या बचेगा। ठीक है, तो कोल की प्रोडक्शन अगर आज हमने बढ़ा दी, तो इसका मतलब कोल की प्रोडक्शन आज हमने बढ़ा दी, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जो कोल रिजर्व्स हैं वो कम हो जाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो डिप्लीट हो जाएंगे, जिसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन की कंजम्पशन अफेक्ट हो जाएगी। ये आपने लिख दिया। टू पॉजिटिव्स टू नेगेटिव्स विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो आपके 6 मार्क्स पक्के। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अब गौर से आप लोग कंफ्यूज ना होना, उसके लिए क्या करेंगे। डिस्कस वेदर और नॉट ऑस्ट्रेलिया इज लाइकली टू हैव अ बजट डेफिसिट इन 2026। ठीक है, क्या ऑस्ट्रेलिया का बजट डेफिसिट हो सकता है 2026 में, हाँ या नहीं। अब बच्चे बजट डेफिसिट को करंट अकाउंट डेफिसिट समझ लेते हैं, आपको नहीं समझना है। बजट डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू से ज्यादा है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा है गवर्नमेंट रेवेन्यू से। ठीक है, बजट डेफिसिट का क्या मतलब है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू से ज्यादा है। बच्चे इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लेके चले जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो भाई 2026 में ऑस्ट्रेलिया का बजट डेफिसिट होगा या नहीं होगा, पहले आपको बताना है बजट डेफिसिट होगा, यस, फिर आपको बताना है बजट डेफिसिट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं 2026 का कुछ डेटा लिखा हुआ था हमारे पास। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेबर फोर्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड लोग भी बढ़ रहे हैं, जीडीपी बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलो इसके हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, अगर अगर नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड लोग बढ़ रहे हैं, बजट डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है गवर्नमेंट रेवेन्यू से, तो आप लिखोगे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो बढ़ रहे हैं फ्रॉम 0.56 टू 0.62, 0.56 मिलियन टू 0.62 मिलियन। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ज्यादा देने पड़ेंगे, मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ गया। गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ा, इसका मतलब बजट डेफिसिट आएगा। तो सॉरी, गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, माय बैड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स बढ़ गए, इसका मतलब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ भाई, बजट डेफिसिट तो आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अब गवर्नमेंट रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगी। एक और रीजन बस आपको दे देना है कि क्यों आपको लगता है कि ऐसा होगा। ठीक है, अब आप ये भी लिख सकते हो कि भाई जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, गवर्नमेंट वो उनको सारी ट्रेनिंग वगैरह भी देगी। ठीक है, गवर्नमेंट फिर उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट तो लिख दिया हमने। फिर आप बोल सकते हो ये पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, सही है, गवर्नमेंट को शायद और इनको भी सपोर्ट करना पड़े, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, इस पे भी खर्चा करना पड़े, ट्रांसफर पेमेंट्स, ये वाले सब भी लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो पॉपुलेशन बढ़ रही, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब आप ये बता सकते हो कि पॉपुलेशन बढ़ रही है मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी, मतलब बजट डेफिसिट आ सकता है। अब आप बताओगे कि बजट डेफिसिट नहीं होगा, नहीं होगा, तो बजट डेफिसिट क्यों नहीं होगा इसके बारे में बात करते हैं। बजट डेफिसिट शायद ना हो क्योंकि लेबर फोर्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, जीडीपी भी बढ़ रहा है, सही। लेबर फोर्स बढ़ रही है, इसका मतलब शायद लोग टैक्सेस ज्यादा दे दें, और जीडीपी भी बढ़ रहा है, इसका मतलब लोग कंजम्पशन भी ज्यादा कर रहे हैं, और फिर शायद बिजनेस के प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, और ये भी हो सकता है।
ठीक है, चलो देखते हैं। तो लेबर फोर्स बढ़ रही, लेबर फोर्स बढ़ रही है, इसका मतलब डायरेक्ट टैक्सेस भी गवर्नमेंट के बढ़ेंगे, मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ेगा, तो इसका मतलब बजट डेफिसिट नहीं होगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो कि भाई जीडीपी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन आउटपुट ज्यादा हो रहा है, फर्म्स में अर्न मोर प्रॉफिट। तो फर्म जो प्रॉफिट पे टैक्स देती है उसको क्या बोलते हैं, उसको टैक्स को बोलते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। तो आप बोलोगे जीडीपी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन और आउटपुट बढ़ेगा, मतलब फर्म्स में अर्न मोर प्रॉफिट, जिसकी वजह से कॉरपोरेशन टैक्स देंगे, इसका मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू जीआर, गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ जाएगा, मतलब बजट डेफिसिट नहीं होगा। तो ये हमने क्या कर दिया भाई, ये सारे चीजें हमने 6 मार्कर में, 2 पॉजिटिव्स लिखने हैं, 2 नेगेटिव्स लिखने हैं, ताकि हमें पूरे मार्क्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाए। ठीक है, हमने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एनालिसिस किस तरह लिखा, के साथ लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है, एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट आपके 30 में से 25 तो मिनिमम केस स्टडी में है, किसी भी तरीके से मिनिमम आपको केस स्टडी में लाना ही लाना है भाई ये मार्क्स।